गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम बाल विकास से जो है शिक्षण के कौशल के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। इससे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण की जानकारी ली। कल का हमारा जो इसके पहले वीडियो बनी उसमें क्या हुआ, माइक्रो टीचिंग के बारे में हमने जाना, जो कि क्या है कि इस टाइम पे माइक्रो टीचिंग का देखा जाए तो ड्रिल चल भी रहा है। लखनऊ में टीचिंग लग रही है डीएलएड की छात्र छात्राओं के, जो भी है। तो उसके स्टेप्स कल हम लोगों ने पढ़ लिए। अब क्या आता है कि हम टीचिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सूक्ष्म से जो है एक वृद्धि के स्तर पर चलते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसको भी क्या है कि हम लोग माइंड में लेके चलते हैं। कुछ स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं कि अगर आप टीचिंग की स्किल्स का निर्माण कर रहे हैं या पाठ योजना बना रहे हैं क्लास में छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें के भी क्या है कि स्टेप्स जो है निर्धारित किए गए हैं कि इन स्टेप्स को लेकर के हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा शिक्षण कौशल एक प्रभावी ढंग से जो है क्लास में जो है कक्षा में प्रभावित हो सके। और क्या है कि हम छात्रों को अच्छे से अपने जो भी टॉपिक है, प्रकरण है, उद्देश्य है, जो भी समझाना है उसको एक अच्छे तरीके से उनको समझा सके। तो आइए उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि शिक्षण के आधारभूत कौशल लिख दिया है कि बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, क्या है शिक्षण। शिक्षण क्या है कि एक तरह के क्या, इसको इंग्लिश में टीचिंग बोलेंगे। क्या है कि कोई भी काम करने से पहले, अगर हम ये मान के चले एग्जाम्पल है कि कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं कि हम एक प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। टीचिंग क्या है, बहुत ही टफ जो वो है, टफ है। एक कला भी समझ लीजिए, बहुत ही टफ है, क्योंकि अपनी बात किसी के सामने रखना, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको समझाना एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी आम व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए तो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो ऐसे हिलडुल करके क्या हो जाएगा, बता ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि सब मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ को देख रहे हैं, मेरे पहनावे के देख रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं। ये सारी चीजें आती जो क्या करती, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो भी बंदा होता है, कोई भी है टीचिंग कर रहा है, टीचर है हमारा, तो क्या होता है उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि टीचिंग की ट्रेनिंग की जाती है, इसीलिए कोर्स करते हैं। बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, और भी कई कोर्सेज हैं टीचिंग से रिलेटेड, स्पेशल बीएड हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। तो क्या हुआ कि इन्हीं सारी स्किल्स को जो है एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने आप में जो है चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि एक तरीके से ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले जो भी हमारे छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होते हैं, तो उनको ट्रेन करने के लिए टीचिंग के स्किल्स रखे गए हैं। और क्या होता है कि एक कठिन कार्य, जैसे मैंने बोला कि टीचिंग करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि अपनी बात को समझाना और अपने आप को प्रेजेंट करना, और क्या है कि बच्चों की समस्याओं को तुरंत समाधान करना, ये सारी क्या है टीचिंग की एक कला है। और जब इस कला में क्या है कि क्या होता है कि परिपक्वता आ जाती है, जब हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं, या फिर जो समस्याएं आती हैं, बच्चे तुरंत उठ करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम बताइए इसमें क्या होगा, ये चीज़ ये क्या होगी, वो क्या होगा, आपने ये कैसे बता दिया, वो क्या कैसे बता दिया। तो जब इन सारी समस्याओं का हम समाधान उनका करने लगते हैं, या फिर बच्चे जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं उनका सॉल्व करने लगते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं कि बच्चों के जो है उनके फेवरेट टीचर भी बन जाते हैं। तो क्या है कि उनका एक तरीके से हम लोग आइडल बनने लगते हैं कि हाँ, हमारा ये टीचर है जो हमको अच्छी सलाह देगा, तो और अच्छे से हमारा टॉपिक भी एक्सप्लेन कर सकेगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सामाजिक तरीके से ले लिए, जो व्यवहारिक तरीका हो, जो हर एक टीचर को जो है फेस करना पड़ता है, तो वो चीज़ें एक व्यवहारिक हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन क्या है कि इन्हीं सारी स्किल्स को जो है हमारे इसमें शामिल किया गया है। तो इस सब में जब परिपक्वता आ जाती है, एक प्रवाह आ जाता है, कौशल का निर्माण हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। शिक्षण में परिपक्वता आ गई कि अच्छे से उस चीज को हम वो कार्य कर पा रहे हैं, तो शिक्षण एक यही कार्य हो गया। अब क्या है कि इसके जो स्टेप्स बताए गए हैं कि शिक्षण कौशल के प्रकार, यानी कि जब पाठ योजना हम बनाते हैं क्लास में पढ़ाने से पहले क्या होता है कि पूर्व प्लानिंग की जाती है। कल भी बताया कि पहले क्या होता है कि किसी भी काम करने से पहले क्या, हमने अगर प्लान कर लिया उस काम को, तो उस काम को क्या है कि अच्छे तरीके से जो है क्या उसको जो एक फ्लो दे पाएंगे, एक जरिया दे पाएंगे अच्छे से करने के लिए। तो प्लान करना बहुत जरूरी है, वो चाहे आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई कार्य हो, या फिर आपका कोई जीवन से व्यवहारिक जीवन से है, या फिर कोई भी सामाजिक कार्य है, जो भी हो। आप हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसके हम प्लान ना करें, हम लोग प्लान करके ही कोई ना कोई काम करते हैं। तो अब हम क्लास में जा रहे हैं, यानी कि क्या है कि क्लास में जाने के टाइम पर क्या कर रहे हैं कि अब बच्चों को हम लोग को हैंडल करना है, पूरी क्लास को हैंडल करना है, अपने शब्दों को, अपने क्या कहते हैं कि अपनी जो भी हमारा विषय वस्तु है उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसकी प्लानिंग तो सबसे पहले होनी ही होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम क्लास में जाएंगे तो हमें पता है कि हमें ये
टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन क्या है कि बच्चों को तो नहीं पता, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मैडम आ जाएंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, सर आए कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। जा करके सीधे क्या हुआ, हम ऐसे से चलते चले गए और जाकर बता दिया कि आप लोग साथ में बैठिए और आज हम टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, ये है वो है। बच्चे के आजकल के तो बच्चे वैसे भी ना समझेंगे कौन आ गया, कौन चला आया, क्या बता रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि एक प्लान से जाना पड़ता है और अपनी टीचिंग को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है पाठ प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्यों रखा गया है इनको। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, छात्र कौशल, छात्र सहभागिता कौशल आ गया आपका 6 वाला। उसके बाद में आपका यहाँ पे कुछ जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया है, ये आपका आता है उद्दीपन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये सारे कौशल इसीलिए रखे गए हैं कि टीचिंग को अच्छे से प्रभावी तरीके से प्रोवाइड की जा सके। फिर आपका 8वां आता है पुनर्बलन कौशल, फिर श्यामपट्ट लेखन, उसके बाद में लास्ट आता है पुनरावृत्ति कौशल। अब इन सारे स्टेप्स को रखने की कोई कारण रहा होगा, क्यों इन सारे स्टेप्स को रखा गया है कि भाई हम गए पहाड़ा पढ़ाना है, पढ़ा दिया 2 दूना 4 2 3 6 सब पढ़ाते हुए चले गए, तो वो सब चीजें अब चली गई। अब क्या है कि प्लान के माध्यम से जाना पड़ता है, अच्छे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं। आप छोटा बच्चा आपके वहाँ होगा या फिर हम ही लोग का देख लीजिए, कंपटीशन की जो भी तैयारी करते हैं डिजिटल तरीके से यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, उनको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना पड़ रहा है, चीजों को प्रेजेंट करके दिखाना पड़ रहा है, विजुअल तरीके से देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को जो इफेक्टिव बनाने के लिए ही ये सारे स्टेप्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या है कि इसमें सामान्य उद्देश्यों को लिया जाता है, यानी कि क्या है कि पाठ की प्रस्तावना क्या है कि हम क्या पढ़ाएं, सामान्य उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। नॉर्मल उद्देश्य हो जाएंगे आपके, जैसे कि हो गया कि बच्चों को ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे बच्चा क्या समझेगा, उससे क्या उसको पता चलेगा, और क्या होगा कि उसका पूर्व ज्ञान क्या होगा। मान लीजिए किसी हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं, अरे ये मान लो कि हम ये बताने जा रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम वहां से कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है कि उसको इतना तो पता ही हो जाता है, आजकल के बच्चों को इतना बता दिया जाता है कि हम कहाँ निवास करते हैं, कौन से देश में निवास करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चिन्ह हैं, उनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, या फिर जो भी चीजें हैं, मान लीजिए झंडा के बारे में पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में, तो पहले क्या होगा कि हम उसके पूर्व ज्ञान को लेकर के चलेंगे। पूर्व ज्ञान का मतलब ये है कि हम क्वेश्चंस क्या पूछेंगे जो हमारे क्या है कि व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो, बच्चों के व्यवहारिक जीवन से, जैसे दिनचर्या उनकी जो भी होती है तो उससे रिलेटेड हो, कि वो जो भी खा रहे पी रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उससे रिलेटेड, मान लो हमने हमें किसी खनिज उसके बारे में पढ़ाना है, मान लीजिए ये वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ाना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बताइए कि हम डेली क्या करते हैं, डेली क्या खाते हैं, तो खाने पीने में वो सब बताएंगे कि खाना खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब बता देंगे। तो सब्जियों में क्या खाते हैं, प्रश्न ऐसे लेकर के भी चलते हैं, तब वो सब्जियों तक आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जियों के नाम निकलवा लेंगे। तो ये क्या हुआ कि पूर्व ज्ञान से लेकर के जो उनका हमारा उनका जो अभी ये हम पढ़ाने जा रहे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उसको कोरिलेट करके जोड़ते हैं यहाँ पे। तो प्रस्तावना कौशल में इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि क्या क्या चीजें हो जाती हैं। जैसे आपका हो गया पूर्व ज्ञान ले लेंगे इसमें, और क्या हो जाएगा, उद्देश्यों की स्पष्टता भी हो जाती है कि उद्देश्यों में सहायक सामग्री का यूज कर लिया। जैसे क्या हो जाएगा कि हमने भी बताया कि जैसे वेजिटेबल्स में जो है वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, पूछना है, तो हमने उनसे पहले क्या किया, पूर्व ज्ञान के बारे में पूछा। मान लीजिए हमने ये नहीं पूछा, तो क्या होगा कि उद्देश्यों की सामग्री का मतलब ये हुआ कि हमने उनको कोई चीज दिखा दी, साक्षात रूप में दिखा दी, किसी सब्जी को दिखा के नाम दिखा दिया, चार्ट बना लिया, उसमें बना दिया, सब्जी बना दी या फिर खाना बना दिया, या फिर हम सब्जी लेके गए, फ्रूट्स लेके गए, जो भी टॉपिक पढ़ाना हुआ, या फिर खेल खिलौने के बारे में बताना हुआ तो बॉल लेके गए, पूछ ये क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, ये क्या है, बॉल है, कैसा है, गोल है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, उद्देश्यों की सामग्री का भी यूज करते हैं। अब आते हैं उद्देश्य कथन पे आते हैं। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि पूर्व ज्ञान
बाद यहाँ पे लिया, उसके बाद में हमने प्रश्न पूछा। एक जैसे मैंने कहा एक टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक तक यहाँ तक पहुँचते हैं उस टॉपिक को लेकर के। उसके बाद में जब हमने कहा कि सब्जी का, मान लीजिए हमने बताया कि सब्जी के बारे में पढ़ना है या फिर हमने तिरंगे के बारे में पढ़ाया, यहाँ पे हमने कई प्रश्न पूछे। उसके बाद पूछते पूछते प्रश्न के बाद में हम क्या आ जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताना है तो राष्ट्रीय ध्वज तक पहुँचते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो बच्चों को ये बताना पड़ता है हम लोगों को कि आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। मान लीजिए राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ाना है तो यहाँ पर क्या होता है, पाठ का जो भी नाम होता है पाठ कौशल का, उसका यहाँ पे पाठ का नाम लिख देते हैं उद्देश्य कथन में कि आज हम ये इस चीज को यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब क्या आता है, प्रश्न कौशल आता है। मान लीजिए हमने पढ़ाया जो भी पाठ है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया या फिर आप जो भी रहा खेल से हो गया, जो भी आपने लिया है टॉपिक, उसके बाद में क्या उस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न पूछते हैं बालकों से कि आप ये बताइए कि इसकी क्या विशेषताएं होंगी। मान लीजिए राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बोल दिया तो पूछा कि बताइए कि इसमें राष्ट्रीय तिरंगा जो है कितने कलर होते हैं। उसके बाद में अगर 3 कलर उन्होंने बताया, फिर उसमें 3 कलर से लेकर के हमने क्या किया, प्रश्न को उठाया वहां से कौन कौन से 3 कलर होते हैं। उन्होंने बता दिया कि केसरिया और सफेद और हरा। अब इनके बारे में पूछ लेंगे कि इनका अर्थ क्या है या फिर इनको रखने का मतलब क्या है, तो वो सारी चीजें पूछेंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि फिर एक प्रश्न कौशल लास्ट होगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे लास्ट कर देते हैं, नहीं तो 3 ही क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पे क्या होता है कि लास्ट आ जाता है आपका, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रकरण जो है स्पष्ट हो जाता है आपका, जो भी प्रकरण होता है इसका। उसके बाद में क्या करते हैं कि व्याख्या कौशल आता है। यहाँ पर क्या होता है, टीचर क्या करता है, जो भी उसका टॉपिक होता है क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, व्याख्या करना शुरू कर देता है, बालकों के सामने पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, पाठ को पूरा पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से पता ही चल रहा होगा कि व्याख्या और एक्सप्लेन ही किया जा रहा है, टीचर के माध्यम से ही किया जाता है। उसके बाद में क्या, दृष्टांत कौशल में यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए हम व्याख्या तो करते हुए चले जा रहे हैं, क्लास में हम गए, हमने बताना शुरू कर दिया किसी भी टॉपिक के बारे में कि इसमें ये होता है वो होता है, इसकी विशेषताएं ये हैं, इसके गुण हैं, ये दोष हैं और इनके ये कार्य हैं, ये सब हम बताते हुए चले जा रहे हैं। बच्चे क्या है, कहानी की तरह सुनेंगे, सोने लगेंगे, नहीं तो क्या आपस में एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देंगे या फिर कुछ एक दूसरे बाल नोचेगा, कोई क्या करेगा। तो क्या होता है, उनका भी क्या है, उनका जो ध्यान है उसको भी आकर्षण करना है अपनी तरफ, कि बच्चा कहीं से भटके नहीं। मन क्या है, बहुत चंचल है, बच्चों का मन तो और भी चंचल होता है, तो वो कहीं भी भटक जाएगा, आपके टॉपिक से वो अलग हट जाएंगे। तो टीचर को ये भी चीजें ध्यान रखनी होती है कि उनका जो भी उनका ध्यान है, जो अट्रैक्शन है, वो टीचर के टॉपिक पे रहना ही रहना चाहिए, इसीलिए सारे टॉपिक्स आइए हम दृष्टांत कौशल की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या कौशल में बता दिया कि व्याख्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पर भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे शब्दों का भी, हमारा जो शब्दों का चुनाव है वो उत्तम होना चाहिए। अपनी चीजों को अगर हम क्लास में समझा रहे हैं तो उसको उत्तम तरीके से शब्दों का चुनाव करें। और क्या होता है कि भाव को, क्या होता है, जो भी भाव हमारे भाषा होती है, भाषा का जो है एक कौन सी भाषा हमारी किस प्रवाह में चल रही है, या फिर हमारी जो बोलने की गति है वो किस तरीके से है। तो ये सब क्या है कि व्याख्या कौशल में इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए आपने बहुत स्पीड में पढ़ा दिया, बच्चे को बिल्कुल ऊपर से उड़ गया, आप तो बोल दी, बच्चा बोलेगा नहीं क्लास में, मैम नहीं आप बहुत तेज बोल रही हैं, ये है वो है, बच्चे को समझ में कुछ नहीं आया। और चुनाव, शब्दों का चुनाव भी ऐसा होना चाहिए जो कि सामान्य होना चाहिए, बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, निष्कर्ष भी अच्छे से निकलना चाहिए, छात्रों की सहभागिता भी उत्तम तरीके से होनी चाहिए। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि दृष्टांत कौशल में आते हैं। तो दृष्टांत कौशल में क्या है कि एक आगमन विधि को लेकर के चलते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कि इसमें क्या है कि आगमन विधि का जो है लेकर के चले, क्या हुआ कि एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स का चुनाव करते हैं जो कि उत्तम हो, यानी कि बताया कि दृष्टांत जो एग्जाम्पल दिया वो सरल होना चाहिए, इतना टफ नहीं होना चाहिए। दृष्टांत जो दो उनकी भाषा में हो, जो उनसे कोरिलेट करते हो उनके जीवन से, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और क्या करते हैं कि पार्ट जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं कि यहाँ वहाँ का आपने एग्जाम्पल उठा लिया वो दे दिया, क्या है कि जो पाठ वस्तु है उससे रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल जो भी दें क्लास में कि उनकी जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। और क्या है कि छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो उनका लेवल है उसी के अनुकूल होना चाहिए। आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास है या फिर बड़ी क्लास है, जो भी है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल्स उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग देना चाहिए कि वो उन चीजों
समझ सकें। अब क्या आते हैं छात्र सहभागिता कौशल में। छात्र सहभागिता कौशल में क्या होता है कि छात्रों को देखते हैं कि छात्र कितना जो है टीचर के साथ में साथ दे रहा है, फिर कितना वो आंसर कर रहा है, चीजों को कितना समझ रहा है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, हमने एग्जांपल बताया, बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, ये फिर प्रश्न पूछा, उसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पर क्या है कि छात्र कितना जो है साथ दे रहे हैं, कितना आपको जो है को रिलेट कर रहे हैं, कितना आपकी बताए गए व्याख्या किए गए चीजों को समझ पा रहे हैं। अब आते हैं हम इस पर आते हैं कि उद्दीपन कौशल क्या है। उद्दीपन कौशल क्या है कि ये चीज हम पढ़ाएंगे कि उद्दीपन कौशल में सातवां आता है हमारा ये पॉइंट कि चीजों को जो समझाना है, तो उसमें भी क्या है कि जो उद्दीपन ले रहे हैं, यानी कि जो हाव भाव है, हमारे शरीर का संचालन होता है, ये सारी चीजें भी कि वो भी एक तरीके से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको ये भी नहीं कि आपने हाथों का बहुत ज्यादा मूवमेंट कर दिया कि ये ऐसे वैसे, तो बच्चों का ध्यान कहाँ पे जाएगा, हाथों पर ही जाएगा। या फिर आपका एक चलने का तरीका, एक खड़े होने का तरीका भी, वो चीजें जो है एक उत्तम तरीके से ही होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा कि भावों का जो केंद्रीकरण होता है वो भी उत्तम ही होना चाहिए, कि आपके जो भाव आ रहे हैं, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से बताना है। जैसे कि आपके स्वर में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, चीजें जो आप बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा अपनी लय को तेज करना है। जैसे हिंदी के उसमें पढ़ाते हैं, कविता का हम पढ़ा रहे हैं, कविता कोई पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि लय पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपकी लय कहाँ पे धीमी हो रही है और कहाँ पे आपको लय तेज करनी है। तो ये चीजें आपके उद्दीपन कौशल में आ जाती हैं। फिर आपका आता है कि पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में क्या होता है कि मोटिवेट करना, बच्चों को क्या है कि जो है एक तरीके से पुनर्बलन देना, कि उन्होंने आपका आंसर दिया, जैसे मैंने कहा छात्र सहभागिता कौशल यहाँ पर है, तो उसमें क्या है कि बच्चों को अगर हम पुनर्बलन नहीं देंगे, उन्होंने हमारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया लेकिन उनको हमने कुछ नहीं बोला, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगली बार हम प्रश्न पूछेंगे तो वो हमारे प्रश्नों का क्या है जवाब ही नहीं देंगे, कि मैडम तो कुछ कह ही नहीं रही, हमने आंसर अच्छा आंसर दिया है, कुछ नहीं बोला है मैडम ने। तो हमको वहां पे क्या करना है कि बच्चों को अपने हाव भाव से, यानी कि जैसे कि क्या कर दिया कि बच्चे ने आंसर कर दिया तो उसको हमने सिर हिला के कह दिया कि हाँ बहुत अच्छा आपने बोला, शाबाशी दे दी, पीठ थपथपा दी, और क्या कहा कि बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा बताया है, आगे जो है और भी अच्छे से कोशिश करिएगा। तो ये भी क्या होता है, दो वे में दिए जाते हैं, एक आपका जाता है धनात्मक पुनर्बलन और एक आपका नहीं सॉरी एक आता है सकारात्मक और एक आता है आपका नकारात्मक। पुनर्बलन भी दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक सकारात्मक हो गया, दूसरा आपका नकारात्मक हो गया। भैया नकारात्मक में मारना पीटना या कूटना नहीं है कि उनको मार दिया, लातों घूसों से कर दिया, पीट दिया, उसके बाद में जो है कह दिया कि नकारात्मक पुनर्बलन मिला है, तुमने आंसर नहीं दिया तो लो तुम मार खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है आज के टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सकारात्मक में आके क्या आ जाएंगे कि आपने उनको शाबाशी दे दी और पूरे क्लास में क्लैपिंग करवा दिया, आपने तारीफ कर दी बच्चे को की, तो उससे क्या हुआ, बच्चा मोटिवेट हो गया। यहाँ पे अगली बार आपने प्रश्न पूछा तो बच्चे ने और भी अच्छे से आंसर देने का प्रयास किया है। नकारात्मक में ये चीज करना है कि मान लीजिए हमने बच्चे से प्रश्न पूछा और उसको उसका उत्तर नहीं आया, यानी कि उसने ध्यान क्लास में नहीं लगा पाया, वो उसका ध्यान कहीं और था, या फिर क्या हुआ कि वो हमारे प्रश्न को नहीं समझ पाया, तो उसको क्या है कि हम खड़े रखेंगे, कहेंगे नहीं बैठना अभी नहीं है। फिर हमने अगले बच्चे से प्रश्न पूछा और उसने भी नहीं बताया तो उसको भी खड़ा रखेंगे, तीसरे से पूछा, अगर उसने आंसर दे दिया उसके बाद फिर हमने उससे पूछा कि क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसी प्रश्न का सेम प्रश्न का हमने आंसर पूछ लिया, फिर क्या हुआ जब दे दिया तो उसको वहां पे पूछ करके फिर उसको बैठा दिया कि अगली बार आप प्रयास अच्छा करिएगा। नकारात्मक भी पुनर्बलन इस तरीके से देना है कि बच्चा किसी तरह से डिमोटिवेट ना होने पाए, उसको उसके इस तरीके से समझाना है कि बच्चे को अपना जो प्रयास है उसमें वो जो भी वो प्रयास करे तो उसको वो खो दे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करना है, जैसे सकारात्मक हमने दिया है इसको भी नकारात्मक करके क्या करते हैं पॉजिटिव वे में ही लाना पड़ता है, ताकि वो हमारा आगे आंसर दे सके प्रश्न का। अब क्या है कि श्यामपट्ट लेखन में क्या है, श्यामपट्ट लेखन का जैसे कि यूज करते हैं कि श्यामपट्ट का क्या है कि हमारा जो है प्राचीन काल से यूज आता चला जा रहा है, कि बिना श्यामपट्ट के तो कोई काम हो ही नहीं सकता।
कि जब तक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या है कि बोर्ड में भी चीज़ों को लिखना, बताना, एक्सप्लेन करना और चित्र बनाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम श्यामपट्ट के बिना कर ही नहीं सकते। अगर क्लास हो रही है, पढ़ा रहे हैं, तो बिना श्यामपट्ट के कोई काम हो ही नहीं सकता। तो श्यामपट्ट लेखन का आपको पता चल गया कि श्यामपट्ट लेखन में कौन सा कौशल आता है, क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद में आपका लास्ट फिर से आता है पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल क्या हो गया कि ये एक तरीके से, जैसे कि हमने बोला कि फीडबैक हो गया कि आपने जितना शिक्षण कराया है क्लास में, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन कराया है, जितना भी पाठ पढ़ा दिया है, वो उसको चेकआउट करते हैं कि हमारा पढ़ाया गया विषय या फिर पाठ कितना प्रभावी रहा, कितना बच्चों के समझ में आया है, किस हद तक वो बच्चे अपने आप में धारण कर पाए हैं हमारे पढ़ाए गए प्रकरण को। तो उनसे क्या है कि हम प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न कौशल में आता है, प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न कई रूपों में हो सकते हैं, आपके वन वर्ड भी हो सकते हैं या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग का भी हो सकता है। इन चीजों को लेकर के, ये सारे स्टेप्स लेकर के क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे आंसर करते हैं। अगर अच्छे आंसर किए तो आपका जो है जो पढ़ाया गया पाठ है वो बहुत प्रभावी रहा है, या फिर बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो यही से समझ में आ जाता है कि हमारे पढ़ाए गए पाठ में कोई ना कोई कमी रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे कौशल आपको समझ में आए होंगे और इन्हीं कौशल्स को लेकर के हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। इनके बिना पाठ योजना का निर्माण जो है नहीं हो सकता है, प्रभावी नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो टीचिंग करने से पहले क्या होता है, इन्हीं सारे स्टेप्स को लेकर के चलते हैं। उम्मीद करते चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद में जो है मैं आप लोगों को जो है पाठ योजना का कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में। आइए अब हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि जो भी हमने शिक्षण के कौशल के बारे में अभी अध्ययन कर लिया कि शिक्षण पाठ योजना बनाने से पहले हमें किन किन शिक्षण के कौशलों का ज्ञान होना चाहिए और किस तरीके से बनाना चाहिए। अब मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर, डेमो के तौर पर समझ लीजिए कि पाठ योजना का निर्माण कैसे करते हैं। इसी में क्या है कि बच्चे परेशान होते हैं, जो भी हमारे प्रशिक्षु होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि पाठ योजना का निर्माण कैसे करना चाहिए, कौन कौन से उसमें उद्देश्य रखने चाहिए। जैसे उद्देश्य कई आ जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक के सारे उद्देश्यों में क्या है कि जो प्रशिक्षु होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो एक मैं डेमो दूंगी आपको लेसन प्लान बनाने के लिए। हिस्ट्री का डेमो मैं देने जा रही हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। अब इसको देख करके कि आपका ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, कई सब्जेक्ट्स आपके जो है सारे इसी के स्टेप्स से बन जाते हैं लेसन प्लान। तो चलिए हम चलते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इतिहास विषय पे हम बनाने जा रहे हैं लेसन प्लान। तो पहले क्या देखना पड़ता है, क्या ध्यान करना पड़ता है कि कुछ ऐसे ये सामान्य आपके उसमें आ जाता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्लास में जाते हैं तो हमारा जो श्यामपट्ट कौशल होता है उसको लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले दिनांक आएगा आपका, उसके बाद में आपकी कक्षा आ जाएगी, कौन सी कक्षा है। मान लीजिए डेमो के तौर पे एग्जांपल के हमने लिखा है कि 4th क्लास है हमारी। फिर क्या है, विषय क्या है, कौन सा विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो पता होना चाहिए। इतिहास विषय पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि इतिहास आ रहा है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन, कि यहाँ पे आपने लिख लिया सामाजिक अध्ययन, उसके बाद में आपने इतिहास लिखा। मान लीजिए यहाँ पे इतिहास ना लिख करके यहाँ पे सामाजिक अध्ययन लिखा। फिर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन सा विषय आ रहा है, भूगोल आ रहा है या फिर नागरिक शास्त्र आ रहा है या फिर इतिहास आ रहा है, तो आप उसको बाद में लिखेंगे। फिर आपका आएगा चक्र, यानी कि कौन से पीरियड में आपकी क्लास लगी है उसको लिखना पड़ता है। फिर आपका आता है प्रकरण, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस प्रकरण को तुरंत नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि क्या है कि हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेकर के पढ़ाना है विषय को, तो हम तुरंत प्रकरण को नहीं नोट करते हैं। इसलिए क्योंकि प्रकरण हम किसके मुख से निकलवाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों के मुख से निकलता नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि बच्चे क्या है कि अपने उद्देश्यों की तरफ जो है बढ़ सके, तो हमको उसका आंसर दे सके। उसके बाद में अवधि क्या होती है कि जो भी आपको अवधि मिली है, 30 मिनट मिली है, 35 मिनट मिली है, यानी कि पीरियड आपका कितने टाइम के लिए, उस चीज को जो है हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी कि सबसे पहला काम क्या है कि इस चीज को नोट करना बोर्ड पे क्लास में जाने के टाइम पे। उसके बाद में क्या आता है, ये आपको फाइल वर्क करना होता है। ये आपको वहां पे नहीं लिखना होगा बोर्ड पे, ये आपका फाइल वर्क होगा कि सामान्य उद्देश्य क्या है,
इन उद्देश्यों को लेकर के क्या करते हैं कि हम जो है अपने लेसन प्लान को जो है बनाते हैं। अब क्या आता है कि इसके बाद में क्या, ये हमने जैसे पहले बताया कि ये फाइल वर्क है, इसे बोर्ड पे नोट नहीं करना होता है, श्याम पाठ पे सिर्फ हम ये नोट करते हैं। तो इस फाइल में भी हम क्या करते हैं कि चीजें का जब हमारे चेक करती हैं टीचर्स तो उन उद्देश्यों को लेके चलते हैं कि ये विषय अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। सामान्य उद्देश्यों में जैसे मैंने बताया इतिहास के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या हुआ कि विद्यार्थियों में क्या मतलब जो हम बताने जा रहे हैं पहले तो विद्यार्थी उससे क्या है कि परिचित नहीं है, तो उसमें हमारा जो विषय है उसको पढ़ाने से में परिवर्तन क्या आएगा तो उसको हम लेके चलते हैं। तो इनमें इन सारे पॉइंट्स को ले लेते हैं कि जैसे ये हो गया कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक ज्ञान विकसित करना हो जाएगा कि हम अगर बता रहे हैं विद्यार्थियों को कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं कोई टॉपिक तो उस सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का क्या प्रभाव पड़ेगा उनका, तो ऐतिहासिक ज्ञान को विकसित कर सकेंगे, इतिहास का जो ज्ञान है। उसके बाद में विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकेंगे, यानी कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने पहले बताया कि क्या फर्क पड़ेगा तो क्या होगा उनमें इंटरेस्ट आएगा, जब हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा बाकी बच्चों में। फिर क्या होगा विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाना हो जाएगा, ये आपके किस में आ जाएंगे, सामान्य उद्देश्य में आ जाएंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखते फाइल बनाने के टाइम पे कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं और इनको बताने के बाद क्या उनमें जो है परिवर्तन होगा, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें विशिष्ट उद्देश्य हमारे नॉर्मल नहीं होते हैं, इनमें क्या होता है कि बच्चों का ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक जितनी कौशल होते हैं उनको ले करके हम जो है इन उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। मैंने ये एक आप लोगों को पहले ही बता दिया कि डेमो के तौर पे बता रहे हैं लेसन प्लान बनाना, तो मैंने इसमें 3 पॉइंट ही लिखे हैं, इसमें कम से कम 7, 8, 9 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा और बोधात्मक उद्देश्य क्या होगा, तो इन सब में क्या है 2-2 जो है आपको पॉइंट्स लिख करके देने होते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बता दिया अकबर के शासन काल की सूची बता सकेंगे, यानी कि उसकी काल में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या कौन से युद्ध हुए, कौन सी विशेषताएं, इन सब चीजों के बारे में। फिर क्या है छात्र अकबर से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि अकबर के बारे में जानेंगे तो उसकी व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अकबर के शासन को सारांश में बता सकेंगे, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये इतिहास के बारे में पता चला कि उसके बारे में बताया, पहले तो उसको कुछ नहीं पता अकबर कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन जब हमने बताया तब वो क्या कि ये चीजों में उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो उस चीज का वो क्या करेंगे आंसर दे सकेंगे। उसके बाद में देख लीजिए पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देंगे, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के ही ये लेसन प्लान बनाया जाएगा और अन्यथा आपका लेसन प्लान रॉन्ग हो जाएगा, कट का निशान लग जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सहायक सामग्री में, एक चीज ध्यान देते हैं सहायक सामग्री में लोग चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये सब देते हैं, ये सब नहीं होता है इसमें सामग्री में, इसमें वो चीजें आती हैं जो हम अलग से क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। आपका आ जाएगा चार्ट पेपर आ जाएगा, जैसे हो गया चार्ट बना लिया इनके शासन काल के, 2 को हमने डिवाइड कर दिया कि ये युद्ध इस टाइम हुआ उस टाइम हुआ, जैसे जो कर लगाए, फ्लैश कार्ड वगैरह हो जाते हैं, ये सब चीजें जो है इसमें सहायक सामग्री में आती है, ना कि चौक डस्टर को लिख देते हैं। फिर आपकी ये सहायक शिक्षा सामग्री में आ जाता है। फिर आपका आएगा अनुदेशात्मक जो है, अनुदेशात्मक सामग्री में आपका आएगा, इसमें अनुदेशात्मक सामग्री में भी आपका जो है जो चीजें आपने यूज कर ली, जैसे मान लीजिए आपकी चीजें हो जाएंगी जो भी अनुदेश दे रहे हैं, एक तरीके से यही चीजें आ जाएंगी। कहीं कहीं पे सहायक सामग्री पे के लोग क्या लिख देते हैं कि चार्ट, डस्टर, ये सब बोर्ड वगैरह, और यही चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। पूर्व ज्ञान की परिकल्पना में क्या आता है, कौन सी चीजें आती हैं कि जैसे मैंने बताया है कि बच्चों से जो है ऐसी चीजें निकालनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए कि जो उनके व्यवहारिक जीवन से और पूर्व ज्ञान से, यानी कि उनके माइंड में वो ज्ञान पहले से उपस्थित हो, उसी से जाकर के प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके आगे चलते हैं कि कौन से स्टेप्स, आगे के स्टेप्स देखते हैं कि पूर्व ज्ञान के आगे कौन से स्टेप्स आते हैं। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल तो क्या है कि हम आप लोगों को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस का निर्माण कर दिए हैं कि प्रश्नों का कैसे चुनाव किया जाता है, कैसे निर्माण किया जाता है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, प्रश्न निर्माण नहीं कर पाती हैं छात्र छात्राएं। तो हमने जैसे पहले बताया कि हमें पता है कि हम अकबर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, टीचर्स को पता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को पहले नहीं बताना है। तो क्या करना है कि पहले क्वेश्चंस का निर्माण कैसे करेंगे, प्रस्तावना कौशल लिखेंगे। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका होगी, ये छात्र अध्यापक हो गए, उनकी क्रियाएं कॉलम बनाएंगे कॉलम में। उसके बाद में ये छात्र क्रियाएं लिखेंगे कि छात्र किस प्रकार से क्रियाएं प्रकट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे
कि मान लीजिए हमको परिवार पढ़ाना है, वो हम जानते हैं। मुगल वंश के पहले शासक कौन थे? यहाँ पे मैंने सिर्फ बाबर लिख दिया है, लेकिन आप लोग फाइल में अपने जो है पूरा लिखेंगे और बच्चों से भी जो आंसर निकलेगा वो पूरा आंसर लेंगे। ये नहीं कि बच्चों ने बता दिया कि मुगल वंश के पहले शासक कौन है, बाबर बोल दिया, ऐसे नहीं। बच्चों को बोलना है कि पूरा उत्तर दीजिए। तो आपको भी पूरा उत्तर लिखना होगा कि मुगल वंश का पहले शासक बाबर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे पूरा हो जाएगा ये लिख दिया जाएगा, मुगल वंश के पहले शासक बाबर थे। लेकिन प्रश्न निर्माण कहाँ से करेंगे? बाबर से। कोई भी जो आपका जो उत्तर आएगा, मान लीजिए जितनी भी लाइन में उत्तर आया है, तो जो दूसरा प्रश्न का निर्माण करेंगे तो वो जो शब्द है वो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और उसी शब्द को उठा करके हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रश्न का निर्माण करेंगे। प्रश्न कौशल में यही चीज ध्यान देनी होती है कि आपका दूसरा प्रश्न वहीं से उठेगा जो छात्रों ने उत्तर दिया है। तो जैसे यहाँ पे बाबर उन्होंने उत्तर दिया कि मुगल वंश का पहला शासक बाबर था, तो हमने क्या किया, बाबर शब्द उठा लिया। बाबर से ही नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न बना, यहाँ से हमने उसका निर्माण कर दिया। बाबर का बेटा कौन था? तो उन्होंने बता दिया कि बाबर का बेटा हुमायूं था। मैंने कहा कि पूरा आंसर लेंगे, पूरा आंसर आप लोग लिखेंगे, इसे समझाने के तौर पे हमने इतना शॉर्ट में लिख दिया। अब क्या होगा कि वहां से भी मैंने जो पूरा सेंटेंस है, आप वहां से भी कोई भी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हुमायूं लिखा है। तो अब हुमायूं को लेकर के नया प्रश्न बनता है कि हुमायूं का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा कौन था? मान लीजिए यहाँ तक बच्चों ने बता लिया, यहाँ पर जो है नहीं बता पाया, आंसर नहीं दे पाया। आपने 3 क्वेश्चन में से ज्यादातर बनाए जाते हैं, लेकिन आप 5 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो आप क्या लिखेंगे, समस्यात्मक। जहां पे समस्या आ गई, मान लीजिए उत्तर देता चला गया, बालक ने कह दिया अकबर, तो आपको फिर से प्रश्न का निर्माण करना होगा। आपको 5 से 7 क्वेश्चन प्रश्नों तक जाना पड़ेगा, जब तक क्या होगी उसमें समस्या उत्पन्न नहीं हो जाएगी। जब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई तो उसके बाद में आपने बताया, उसका आंसर दिया। बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं दे पाए तो आपने बोल दिया अकबर। क्या लिख रहे हैं? आपने लिख दिया अकबर, और ये यहाँ पे पहले क्या हुई, समस्या जो है उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पे पहले क्या है, समस्या उनमें उत्पन्न हो चुकी है, तो आपने बोला अकबर है, बाबर हुमायूं का बेटा अकबर है। अब आप जो है यहाँ पे एक और प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग बताइए कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। अकबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, या फिर और क्या जानते हैं, जो भी प्रश्न हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नहीं आएगा, उनका आंसर नहीं आएगा, उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। जब पहले भी उनको नहीं पता है तो यहाँ भी उनको नहीं पता होगा, तो उसके बाद में यहाँ पे समस्यात्मक ही रहेगा। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पे समस्या आ जाएगी तो आप यहाँ पे बताएंगे। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा उद्देश्य कथन, यानी कि अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमने ये पूरा चार्ट बनाया, लिखा, अभी तक हमने प्रकरण नहीं डाला है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब यहीं से उठ करके आपका प्रकरण आएगा। आप यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर देंगी कि आज हम आपको अकबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाएंगे। अकबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या फिर करवाएंगे। आज हम आपको अकबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। ये आपने लिख दिया यहाँ पे, आज हम आपको अकबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रकरण नोट करना, यानी कि अकबर। आप जो है प्रकरण को हमेशा क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर अंडरलाइन नहीं किया तो आपका ये जो है गलत माना जाता है, या फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। इन दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो, अंडरलाइन करिए या फिर इन्वर्टेड कॉमा का यूज करिए। इतनी चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रकरण यहाँ से निकलता है। फिर आपका आ जाता है प्रस्तुतिकरण। उसमें क्या होता है कि किस प्रकार हमको अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है। आइए उसके बाद ये बाकी के स्टेप्स हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण में भी कैसे हम चार्ट को बनाते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है शिक्षण बिंदु,
फिर आता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य। ये मैंने पहले से इसलिए नोट कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो सके। तो क्या है कि सबसे थोड़ा मैंने डेमो के रूप में लिया है, जिसे आपको बता भी चुके हैं, और इसको जो है ये वृत्त तरीके से बनता है। इसमें मैंने छोटी सी चीजें ले ली है ताकि आप लोग समझ में आ सके। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में क्या रखेंगे, अकबर का जन्म, कि अकबर का जन्म हमने प्रकरण में बिंदु में बता दिया कि अकबर का जन्म तो हमारा बिंदु हो गया। फिर इसमें क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका की क्रियाएं क्या होंगी, अकबर के बारे में बताएंगे। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को राजपूत राजा अमरसाल के महल अमरकोट में हुआ, या फिर जो भी आपने प्रकरण को लिया है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर छात्र क्या करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में विधि प्रविधि आ जाती है कि कौन सी विधि का आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहता है, व्याख्यान विधि आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहे हो, चार्ट पेपर दिखा रहे हो या फ्लैश कार्ड दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वे विधि आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो, प्रदर्शन विधि का हो जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, श्यामपट्ट कार्य में क्या आएगा कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ही आप लोग को बता रही हूँ, तो मेरा ये पूरा श्यामपट्ट न होकर श्वेत पट है। तो इसमें क्या है कि हम अगर आप लोगों को कोई चीज बता रहे हैं तो ये बोर्ड पे हमें क्या क्या सब चीजें लिखी, फिर आप लोगों को समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, जो मेन चीज होती है, मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करके यहाँ पे वो क्या करता है, नोट कर देता है कि बच्चे अपने कॉपी में उतार सके, या फिर जो मेन पॉइंट्स है उनको वो अच्छे से समझ सकें। फिर उसी तरह से क्या होगा कि प्रकरण भी, वो बिंदु भी हम लोग कई लेते हैं। तो यहाँ पे अकबर के माता पिता का लिख दिया कि उनके बारे में बता रहे हैं। तो अकबर के माता का नाम हमीदा बानो, हमीदा बेगम, पिता का नाम हुमायूं था। ये क्या होगी, क्रिया क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा से जो है, डबल कॉमा से हम जो है काम चला लेते हैं। और विधि प्रविधि कौन सी, व्याख्यान विधि ही आएगी। और छात्र क्या होगा, इसका ये श्यामपट्ट कार्य में जो टफ वर्ड है वो लिख दिया, हमीदा बानो, हमीदा बेगम और हुमायूं। उसके बाद में क्या आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा वृहद होता है, ये आप लोगों के समझने के लिए मैंने 2 ही पॉइंट्स लिए हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अब विधि यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। जैसे कि इससे पहले के स्टेप्स में मैंने पढ़ाया है कि बीच बीच में चेकआउट भी करते हैं कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना हमारी बातों को समझ रहे हैं, वो चीजें भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लिया अकबर लिख दिया कि प्रश्न पूछ लिया बच्चों से कि उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना या नहीं सुना। तो क्या हो जाएगा, अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था, ये प्रश्न हमने जो है यहाँ पे पूछ लिया। अब क्या होगा, देखिए छात्र क्रिया बदल गई। यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है तो क्या था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि छात्र की जो है वो क्रियाएं बदल गई। क्या होगा, छात्र उत्तर देंगे, यानी कि प्रश्न का उत्तर देंगे। और विधि प्रविधि में क्या जाएगा कि यहाँ पे व्याख्यान विधि चल रही थी, टीचर एक्सप्लेन कर रहा था तो व्याख्यान विधि। यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि टीचर प्रश्न पूछ रहा है और छात्र उत्तर दे रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य क्या जाएगा, बच्चे ने उत्तर दिया है तो उसे चाहे हम बुला करके बोर्ड पे लिखवा दें, या फिर उसके बताए हुए शब्द को जो है हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन आपको लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उत्तर आप लोग छात्रों से क्या है कि पूरा उत्तर प्राप्त करेंगे, आधा अधूरा उत्तर नहीं कि हमने बता दिया तो कह दिया कि अमरसाल में हुआ, नहीं। ये इसका पूरा आंसर होगा अकबर का जन्म जो है अमरसाल के महल में हुआ था। तो इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं, ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आगे के स्टेप्स। और आगे चलते हैं, आगे के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों की भी कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हमने 1 वर्ड वाला ले लिया है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ले लिया है आपने, या फिर सही गलत में ले लिया है। जो भी आपको चुनाव करना है आप करिए, जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ाया एक्सप्लेन किया उससे आप चुनाव करिए। लेकिन हमें क्या चीजें ध्यान देनी है, ये जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स लेकर के लेके चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुनरावृत्ति प्रश्न हमने कहाँ से बना लिया, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था, यानी कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, ये पूछ लिया अकबर का जन्म कहाँ हुआ, सही लिखा है। फिर पूछ लिया अकबर की माता कौन थी, इसका भी उत्तर आपने क्या किया, पूरे शब्दों में लिया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ या फिर अकबर की माता कौन थी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपका आता है गृह कार्य। यहीं से आपका लेसन प्लान समाप्त होता है कि आपने जो भी पढ़ाया है उसका आपने होमवर्क दे दिया है बच्चों को, वो आपने अपने शब्दों में दिया है, फिर किसी रूप में दे दिया। जैसे अकबर के बारे में जो हमने आज पढ़ा है वह सब आप कल पढ़ करके आइएगा। यहीं से जो है आपका लेसन प्लान जो है समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लेसन प्लान के जितने भी स्टेप्स हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे।
ये जैसे कि मैंने इतिहास से संबंधित, सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो है लेसन प्लान बनाने का तरीका आपको बताया है, छोटा सा डेमो दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और विषय से भी मैं बनाऊं लेसन प्लान, जैसे कि मान लीजिए आपका उसका मैथ्स का अलग हो जाता है, हिंदी का लगभग ऐसे आ जाता है, साइंस का भी यही चीज़ें फॉलो करते हैं, अदर बाकी कंप्यूटर वगैरह हो गए, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेसन प्लान बनाने के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करें और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।